Hello students, good morning. Myself मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी. हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की. कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी आपने कंप्लीट स्टडी कर ली. उसके बाद एनाटॉमी के बारे में चर्चा कर रहे थे. तो एनाटॉमी में हमने कौन सा सिस्टम लर्न कर लिया था? एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपने पढ़ा था, जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? तो अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसकी स्टडी करेंगे. इसमें एक चीज आपको ध्यान होगा कि आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स हैं इनमें रेस्पिरेशन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है? जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, जस्ट लाइक क्रस्टेशिया, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, एंड अदर आर्थ्रोपोड्स ऑल्सो रेस्पायर थ्रू बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकिया. क्लियर? तो ये गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं और बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया के थ्रू जो है वो ये इनमें रेस्पिरेशन होता है. कॉकरोच इंसेक्टा क्लास का मेंबर है, सो इट हैव ए ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन. क्लियर? कॉकरोच हैव ए ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन विच इज द नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स expand in their whole body which inspire air through spiracles and expire through spiracles and its body wall. क्लियर? तो ये इसमें इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखें कॉकरोच का, तो दो चीजों से मिलकर ये बना होता है. एक ट्रेकियल सिस्टम एंड स्पाइरेकल्स. ट्रेकियल सिस्टम एंड स्पाइरेकल्स. तो ये ट्रेकियल सिस्टम और स्पाइरेकल्स से मिलके जो है वो बना होता है. ट्रेकियल सिस्टम, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्रंक एंड ट्रेक्यूल्स expand in their whole body. Clear? That is tracheal system. Cockroach have no any respiratory pigment, so the blood cannot participate in transport of O2 and CO2. Clear? It means the oxygen direct supplied to body organs or tissues through their tracheal system. यहां अपनी तरह जो है वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ब्लड के अंदर लाके जो है वो एक बार को ऑक्सीजन को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को अपने आप ब्लड जो है वो उसको सप्लाई करे. अपने में तो क्या सिस्टम है कि लंग्स में आई, लंग्स के अंदर आई हुई एयर में से ऑक्सीजन को ब्लड ने ले लिया, उसके बाद ब्लड जाने, उसका काम जाने, वो सेल तक पहुंचाए तो ठीक है, नहीं पहुंचाए तो ठीक है. समझ में आ गई? अपने में जैसे ये सिस्टम होता है, और उसमें किस कारण से ऐसा पॉसिबल? क्योंकि अपने में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन अपने में प्रेजेंट है. इनमें हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन, एरिथ्रोक्रोनिन, इस तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता. इसलिए इनके अंदर टिश्यू तक, सेल तक ऑक्सीजन को सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? ये इनमें ट्रेकियल सिस्टम की है. ये इसको जो है वो डायरेक्ट सप्लाई करेगा टिश्यूज तक, बॉडी ऑर्गन्स तक. क्लियर? अब इसमें आप ये देखें कि जो ट्रेकियल सिस्टम है वो किससे बना है? ट्रेकियल सिस्टम में 3 पेयर जो है वो इसमें ट्रेकियल ट्रंक होते हैं. 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक होते हैं. 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक होंगे. तो इनके अंदर जो है वो 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक है. इनमें से जो 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक है वो क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक है. 3 पेयर लॉन्जिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक है जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सपेंड है. क्लियर? यहां तक इन ट्रेकियल ट्रंक में 1 पेयर डोर्सल, 1 पेयर वेंट्रल एंड 1 पेयर लैटरल ट्रेकियल ट्रंक. क्लियर? तो 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक जो होंगे, इन 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक में 1 पेयर डोर्सल होंगे, 1 पेयर डोर्सल ट्रेकियल ट्रंक, 1 पेयर
वेंट्रल, तो 1 पेयर डोर्सल, 1 पेयर वेंट्रल एंड 1 पेयर लेटरल ट्रेकियल ट्रंक। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इनमें 3 पेयर जो ट्रेकियल ट्रंक है, इन 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक में 1 पेयर तो कैसे होंगे, डोर्सल होंगे, 1 पेयर वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक होगा और 1 पेयर लेटरल ट्रेकियल ट्रंक होगा। क्लियर यहां तक? तो ऐसे 3 पेयर ट्रेकियल ट्रंक जो है वो इनकी बॉडी में एक्सपेंड होंगे। अब इन ट्रेकियल ट्रंक से, ये आप देख रहे हैं, ये इनके अंदर ये वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक, डोर्सल ट्रेकियल ट्रंक और ये लेटरल ट्रेकियल ट्रंक। क्लियर यहां तक? इस टाइप से जो ट्रेकियल ट्रंक होंगे, ये ट्रेकियल ट्रंक से आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ट्रेकियल ट्रंक ट्रेकिया के थ्रू, और इनसे भी फिर आगे ब्रांचिंग इनकी हो जाती है, माइन्यूट ब्रांचिंग, दैट इज ट्रेक्यूल्स। क्लियर यहां तक? तो ट्रेकियल ट्रंक से जो है वो इसमें ट्रेकियल ट्रंक की ब्रांचेस ट्रेकिया और ट्रेकिया की ब्रांचेस ट्रेक्यूल्स, ट्रेकिया की ब्रांचेस ट्रेक्यूल्स होगी। क्लियर यहां तक? तो 3 पेयर जो है वो इनमें क्या बन गए, ट्रेकियल ट्रंक हो गए। तो 3 पेयर इनमें ट्रेकियल ट्रंक हो गए। उसके बाद जो ट्रेकिया की ब्रांचिंग निकल रही है, वो ट्रेकिया की ब्रांचिंग जो है, ट्रेकियल ट्रंक की ब्रांचिंग है, वो ट्रेकिया है जो आपस में इनको इंटरकनेक्ट भी कर रही हैं। और उसके बाद ट्रेकिया से निकलने वाली जो माइन्यूट ब्रांचेज हैं, दीज आर ट्रेक्यूल्स। क्लियर? ट्रेक्यूल्स डायरेक्टली इनरवेट टू द टिश्यू फ्लूइड। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो, ये तो क्या हो गया, पूरा ट्रेकियल सिस्टम हो गया। दूसरा, इनमें स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल कितने होंगे, 10 पेयर जो है वो इसमें स्पाइरिकल्स होंगे। इन 10 पेयर स्पाइरिकल्स में 2 पेयर थोरैक्स में होंगे, 2 पेयर स्पाइरिकल थोरैक्स में, और 8 पेयर एब्डोमेन में होते हैं। 2 पेयर स्पाइरिकल थोरैक्स में होंगे और 8 पेयर एब्डोमेन में होते हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स जो है वो कितने होंगे, थोरैक्स में 2 पेयर है जो प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स के सेप्टम पे लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, और 1 पेयर मीजो एंड मेटाथोरैक्स के सेप्टम पे लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहां तक? तो 2 पेयर तो थोरैक्स में होंगे और 8 पेयर जो एब्डोमेन है, 8 पेयर है वो कहाँ होंगे, एब्डोमिनल सेगमेंट होंगे। एब्डोमिनल सेगमेंट में भी शुरू के 8 एब्डोमिनल सेगमेंट जो होते हैं, उनकी लेटरल साइड में ये 8 पेयर जो है वो स्पाइरिकल्स होंगे। क्लियर यहां तक? स्पाइरिकल्स जो है वो एयर के इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए होते हैं कि एयर अंदर आ सके। इनके अंदर जो है वो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। हर स्पाइरिकल पे क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होंगे। ये आप देख रहे हो, ये स्पाइरिकल है ऐसे, ये इनके अंदर ये स्पाइरिकल होते हैं। तो ये स्पाइरिकल जो होते हैं, इन स्पाइरिकल के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व कैसे होंगे, वो यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं जिनके थ्रू एयर अंदर आ सकती है स्पाइरिकल के थ्रू, उसमें से वापस बाहर नहीं निकलती। क्लियर यहां तक? तो ये सिंगल डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल वाल्व जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इन वाल्व का फंक्शन यही है कि एयर उस वाल्व के थ्रू अंदर आ सकती है स्पाइरिकल के अंदर, स्पाइरिकल से बाहर नहीं जाती। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। वाल्व 2 पेयर ऐसे होंगे स्पाइरिकल के जिसमें वाल्व नहीं होते। कौन कौन से? फर्स्ट थोरेसिक और फर्स्ट एब्डोमिनल। फर्स्ट पेयर थोरेसिक और फर्स्ट पेयर एब्डोमिनल स्पाइरिकल जो होते हैं उनके अंदर वाल्व नहीं होते और बाकी सबके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहां तक? तो वाल्व का रोल ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल करवाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो 2 पेयर वाल्व आप देख रहे हो उससे 2 पेयर जो स्पाइरिकल है जिनमें वाल्व नहीं है वो इंस्पायरेशन के साथ साथ एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी के एक्सपायरेशन नहीं करते, केवल इंस्पायरेशन करते हैं। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इनके अंदर ये इसके स्पाइरिकल्स होंगे। स्पाइरिकल के अंदर काइटिन की जो रिंग्स होती हैं, स्पाइरिकल के अंदर जो काइटिनस रिंग्स होती हैं वो क्या होती है इनमें, ये इनके अंदर प्रेजेंट काइटिनस रिंग्स है वो पेरिट्रीम होती हैं। तो इनके अंदर की जो काइटिनस रिंग्स है पेरिट्रीम,
वो क्या करती है, इसको ओपन रखती हैं स्पाइरिकल्स को। ऐसे ही इनके अंदर जो है वो ट्रेकियल सिस्टम में भी ट्रेकियल ट्रंक और ट्रेकिया तक काइटिन की रिंग प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो काइटिन की रिंग होती है वो क्या होती है, टिनिडिया होती है। तो इनके अंदर जो काइटिनस रिंग्स है वो टिनिडिया है, जिसका क्या रोल होता है, ये टिनिडिया जो होते हैं वो इनको कोलैप्स होने से रोकती हैं। ये केवल ट्रेक्यूल्स में या ट्रेकियल कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर टिनिडिया नहीं होते, बाकी सब में टिनिडिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ये तो इसका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। समझ में, ट्रेकियल ट्रंक होते हैं, ट्रेकियल ट्रंक की आगे जो ब्रांचिंग बन जाती हैं जो आपस में इसको इंटरकनेक्ट भी करती हैं, दैट इज ट्रेकिया, एंड माइन्यूट ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया आर नोन एज ट्रेक्यूल्स। क्लियर, ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स डायरेक्टली इनरवेट टू द टिश्यूज एंड these are internally supported by tinidia. These are chitinous rings which prevent the collapse in trachea and tracheal trunk. Clear? ये इसमें स्पाइरिकल्स हैं। तो स्पाइरिकल्स का काम जो है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करवाना है, एयर को अंदर लेना बाहर निकालना है, और ये ट्रेकियल सिस्टम का काम जो है वो एयर को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर, तो ये तो इसका सिस्टम हो गया। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, एक तो ब्रीदिंग होती है, मैकेनिज्म में एक तो होती है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना। ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग किस टाइप से करेंगे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ये इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो है उसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। इंस्पायरेशन एयर का अंदर आना, एक्सपायरेशन एयर का बाहर निकलना। इंस्पायरेशन कब पॉसिबल है इसमें, इंस्पायरेशन के लिए ये होता है कि इनके अंदर जो टर्गोस्टर्नल मसल्स होती हैं, टर्गोस्टर्नल मसल्स किस किस के बीच होती है, ये टर्गाइट और ये स्टर्नाइट। क्लियर, टर्गाइट एंड स्टर्नाइट बोथ आर अटैच्ड टुगेदर थ्रू टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्लियर, टर्गम एंड स्टर्नम both are attached through turgosternal muscles. These are turgosternal muscles. तो टर्गोस्टर्नल मसल्स के थ्रू जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। इन टर्गोस्टर्नल मसल्स की जब रिलैक्सेशन होता है, तो जब टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स होती हैं तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो है वो जब रिलैक्स होती हैं तो टर्गोस्टर्नल मसल्स के रिलैक्स होने पर क्या होगा, ये एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होते ही ट्रेकियल सिस्टम में नेगेटिव प्रेशर बन जाता है एयर का। जब ट्रेकियल सिस्टम में एयर का नेगेटिव प्रेशर बनेगा तो स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर अंदर आ जाएगी, दैट इज इंस्पायरेशन। क्लियर, इंस्पायरेशन जो हो रहा है वो आप देख रहे हो सारी जो स्पाइरिकल्स है उनके थ्रू अंदर एयर आ रही है। क्लियर यहाँ तक। जब टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पहले यूं हुआ था, अब एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो अंदर ट्रेकियल सिस्टम में एयर का प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, और एयर का प्रेशर पॉजिटिव होते ही जो है वो एयर स्पाइरिकल से बाहर आ जाएगी। ट्रेकियल सिस्टम में भरी हुई एयर है वो स्पाइरिकल से बाहर आ जाएगी, कुछ बॉडी वॉल से बाहर डिफ्यूज हो जाती है। क्लियर यहाँ तक। इनकी बॉडी वॉल ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल है लेकिन CO2 के लिए परमिएबल है। समझ में आ गई। CO2 का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इनकी बॉडी वॉल से बाहर डिफ्यूज होता है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो अंदर बॉडी वॉल के थ्रू नहीं आ सकता, वो केवल स्पाइरिकल के थ्रू ही अंदर आती हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसमें मैकेनिज्म है। ब्रीदिंग में तो ये होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कैसे होता है इनमें, ये इनके अंदर जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया की जो ब्रांचिंग है ट्रेक्यूल्स, ये ट्रेक्यूल्स टिश्यू के अंदर तक इनरवेट होती है। तो ट्रेक्यूल्स जो है वो अंदर टिश्यू तक इनरवेट होंगी, जो ये इनमें इस टाइप से जो है वो ये, समझ रहे हो बात को, ऐसे रहेगा। तो इसमें आप देखें टिश्यू तक डायरेक्ट जो है वो ये इनरवेट होती हैं।
और डायमीटर इनका इतना कम होता है कि इनमें कैपिलरी फोर्स काम करता है। तो इसमें ये होगा कि जब कॉकरोच रेस्टिंग फेज में होता है, रेस्टिंग फेज में कॉकरोच कब होता है, दिन में या रात में? दिन के टाइम जो रेस्टिंग फेज में होगा और रात के टाइम ये एक्टिव फेज में होता है। क्लियर यहां तक? जब ये रेस्टिंग फेज में होता है तो टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। उस कंडीशन में टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। जब टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो कैपिलरी फोर्स के कारण टिश्यू फ्लूइड जो है वो इसके अंदर बढ़ जाता है। समझ में आ गई? जब इनके अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड का रेस्टिंग स्टेज में जब टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, उस लो ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन में जो है वो कैपिलरी फोर्स के थ्रू ये किस में आ जाएगा, ट्रेक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर यहां तक? जब ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो इन ट्रेक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या होगा, वहां ऑक्सीजन होती है, ट्रेक्यूल्स में ऑक्सीजन होगी और ट्रेक्यूल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इनके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन डिजोल्व होगी और जैसे ही ये इनके अंदर एक्टिव स्टेज में आएगा, एक्टिव स्टेज में आता है रात को, तो जैसे ही एक्टिव स्टेज में आएगा, एक्टिव स्टेज में आते ही टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होते ही जो है वो क्या होगा, वही टिश्यू फ्लूइड जो पहले इसमें गया था ट्रेक्यूल्स में वो निकल के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई? जो टिश्यू फ्लूइड जो है वो इन ट्रेक्यूल्स के अंदर एंटर कर गया था पहले और उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई थी, अब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके वही टिश्यू फ्लूइड जो है वो कहाँ गया, बाहर आ गया। अब ये टिश्यू फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो किस में चली जाएगी, सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और सेल के अंदर CO2 ज़्यादा थी वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड के अंदर रिलीज हो जाएगी। क्लियर यहां तक? उस CO2 में से मैक्सिमम CO2 का पार्ट है वो तो बॉडी वॉल के थ्रू बाहर डिफ्यूज हो जाता है और कुछ CO2 जो है वो इनमें फर्स्ट पेयर थोरेसिक और फर्स्ट पेयर एब्डोमिनल स्पाइरिकल जो होते हैं जिनके अंदर वाल्व नहीं होते उनसे एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर आ जाती है। क्लियर यहां तक? ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जो होता है कॉकरोच में वो तो इस तरीके से होता है। रेस्पायरेशन के बाद हम स्टडी करेंगे इसमें एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन जो है वो कॉकरोच कैसे करते हैं। तो कॉकरोच में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? कॉकरोच में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और इसके अलावा इनमें नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड होती है, नेफ्रोसाइट्स होती है, यूरिकोज ग्लैंड है और क्यूटिकल, ये भी इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो इनमें एक्सक्रीशन की स्टडी अगर आप करें, एक्सक्रीशन, तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन में देखें तो एक तो मेन जो है वो इसमें क्या होती है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो क्या होता है इनमें, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स होती हैं, नेफ्रोसाइट्स, क्यूटिकल और इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड, ये इसमें इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके अंदर आप देखें सबसे पहले मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे होती है। पढ़ा आपने कल ही कि जैसे यहाँ ये इनमें मिडगट है, यहाँ से मिडगट से आगे ये हिंडगट शुरू हो गई, इलियम, इन दोनों के जंक्शन पे जो है वो आपने पढ़ा है कि लगभग इनके अंदर जो है वो 100-150 की संख्या में ये इनके अंदर जो है वो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो वहां उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ये मिडगट हिंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का
डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। डाइजेशन का काम जो है वो केवल इनकी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही हो रहा है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है विच कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ एंड ड्रेन देम इनटू द हिंडगट। क्लियर यहाँ तक? अटैच ही हिंडगट से इसीलिए कि हिंडगट में उन नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके और हिंडगट में ड्रेन करती हैं और हिंडगट के थ्रू वो बाहर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसलिए यहाँ इनके जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? एक मेलफिजियन ट्यूब्यूल जो होती हैं, इस मेलफिजियन ट्यूब्यूल में ये होता है कि जैसे इसका एक पार्ट जो होता है डिस्टल एंड जो होता है इसका, ये जैसे एक मेलफिजियन ट्यूब्यूल है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल जनरली जो है वो सारी हीमोलिम्फ के अंदर फ्री फ्लोट करती रहती हैं। ये हीमोलिम्फ में फ्री फ्लोट करती रहती हैं और हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं इन फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। क्लियर यहाँ तक? पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में इसको कलेक्ट करती हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर इसका ये पार्ट इसका सेक्रेटरी पार्ट हो गया, ये सेक्रेटरी पार्ट हो गया, ये इसका एब्जॉर्प्टिव पार्ट हो गया, सेक्रेटरी पार्ट और ये एब्जॉर्प्टिव पार्ट हो गया, प्रोक्सिमल पार्ट। तो इसका जो डिस्टल एंड है, सेक्रेटरी पार्ट है, वो क्या करेगा, जो हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में कलेक्ट करेगा। इनको पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में ये कलेक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में इसको ये कलेक्ट करेगा और पोटेशियम यूरेट को कलेक्ट करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर यहाँ तक? ये जैसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गए उसके साथ साथ ये किस में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्प्टिव पार्ट में आता है। इस एब्जॉर्प्टिव पार्ट में इसमें से कोई भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है या वाटर है, उनको इस पार्ट के थ्रू जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो यूरिक एसिड होता है उस यूरिक एसिड को बाद में इस हिंडगट में ड्रेन कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गई कैसे करेंगे? ये पार्ट जो है वो पहले कलेक्ट करता है हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को और हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में कलेक्ट करता है और पोटेशियम यूरेट के रूप में कलेक्ट करने के बाद उसको किस में बदल देगा, यूरिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही इसमें आएगा एब्जॉर्प्टिव पार्ट में, एब्जॉर्प्टिव पार्ट में आने के बाद जो है वो इसमें से एसेंशियल सब्सटेंसेस को, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद यूरिक एसिड को किसमें, हिंडगट में ड्रेन कर दिया जाता है और हिंडगट से ये किस में चली जाएंगी, ये हिंडगट से जो है वो फीकल मैटर के साथ बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इसमें एक्सक्रीशन का काम करती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है वो अंदर की तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो इसको रिलीज कर रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन डायरेक्ट बॉडी वॉल पर बाहर की तरफ ओपन होता हो और बाहर डायरेक्ट जो है वो बॉडी से बाहर इसको एलिमिनेट करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, क्या कहेंगे उनको, एक्सोनेफ्रिक। और जो बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर उसको रिलीज कर रहा हो, ड्रेन कर रहा हो, उसको कहेंगे एंटेरोनेफ्रिक। तो इनमें जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल है वो किस टाइप की होगी, एंटेरोनेफ्रिक होगी। क्लियर यहाँ तक? मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा जो है वो इसमें नेफ्रोसाइट्स है, वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेफ्रोसाइट्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हार्ट की वॉल के साथ अटैच होती हैं। नेफ्रोसाइट्स है वो कहाँ होते हैं, अटैच होती हैं हार्ट की वॉल के साथ जो है वो ये नेफ्रोसाइट अटैच होती हैं। क्या काम करती हैं ये, तो हार्ट की वॉल के साथ अटैच नेफ्रोसाइट्स हैं। इन नेफ्रोसाइट्स का रोल होता है कि ये नेफ्रोसाइट्स पेरिकार्डियल साइनस में, ये देखो जो आप पेरिकार्डियल साइनस में ये हार्ट है, तो पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जो हार्ट होता है, इस हार्ट की वॉल के साथ अटैच सेल जो होती हैं वो सेल क्या होती हैं, इसके साथ अटैच सेल है वो नेफ्रोसाइट सेल होती हैं। और ये नेफ्रोसाइट सेल क्या काम कर रही हैं, पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उन नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके जो है वो हीमोलिम्फ के थ्रू इसको आगे भेज देती है, हीमोलिम्फ के अंदर मिक्स कर देती हैं और हीमोलिम्फ के अंदर इस यूरिक एसिड को हीमोलिम्फ के अंदर छोड़ देने से
और वो क्या करेंगी, उसके बाद जो है वो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स को कलेक्ट कर लेती हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से नेफ्रोसाइट्स होंगे। नेफ्रोसाइट्स के बाद है क्यूटिकल। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो कॉकरोच की निम्फ स्टेज में इनकी क्यूटिकल के ऊपर लगातार डिपॉजिट होते रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ कलेक्ट होते जाएंगे, इनकी क्यूटिकल के ऊपर कलेक्ट होते जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे जैसे निम्फ जो है वो मोल्टिंग करता है, मोल्टिंग करेगा तो एक डायसिस होती है जिसमें लगातार जो है वो ये अपनी क्यूटिकल को रिमूव करता जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ जैसे जैसे ये क्यूटिकल को रिमूव कर रहा है तो क्यूटिकल को रिमूव करने के साथ साथ क्यूटिकल पर डिपॉजिट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी धीरे धीरे बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो क्यूटिकल भी क्या कर रही है, एक तरीके से स्टोरेज एक्सक्रीशन का काम जो है वो क्यूटिकल करती है। क्लियर यहाँ तक? नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती जाएगी एक बार, और जैसे जैसे ग्रोथ के अकॉर्डिंग बॉडी से बाहर रिमूव होती जा रही है, ये क्यूटिकल रिमूव होती जा रही है, वैसे वैसे इनको भी नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। क्लियर? तो ये इसमें क्यूटिकल का हो गया। क्यूटिकल के बाद जो है वो नेक्स्ट है यूरिकोज ग्लैंड। क्यूटिकल के बाद यूरिकोज ग्लैंड है। यूरिकोज ग्लैंड ओनली मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती। क्लियर यहाँ तक? यूरिकोज ग्लैंड है वो केवल मेल कॉकरोच में होती है, फीमेल में नहीं होती। तो फीमेल में नहीं होने से इसके अंदर जो है वो क्या होता है, ये मेल के अंदर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर आपने सुना होगा यूट्रिकुलर ग्लैंड जो होती है, उस यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड का पार्ट होती है यूरिकोज ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में या यूरिकोज ग्लैंड के अंदर मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड में दो तरह की डक्ट्यूल्स होती हैं। एक लॉन्ग डक्ट्यूल्स होती हैं जिनको यूट्रिकुली मेजोरिस कहेंगे, और एक उसमें कुछ जो है वो शॉर्ट डक्ट्यूल्स होती हैं, उनको कहेंगे यूट्रिकुली ब्रेविवोर्स। क्लियर यहाँ तक? दो तरह के डक्ट्यूल्स है, एक लॉन्ग डक्ट्यूल्स यूट्रिकुली मेजोरिस एंड स्मॉल डक्ट्यूल्स यूट्रिकुली ब्रेविवोर्स। क्लियर? यूट्रिकुली मेजोरिस जो होती है वो यूट्रिकुली मेजोरिस ही क्या होती है, यूरिकोज ग्लैंड होती है। इनका रोल ये होता है कि ये आसपास से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं, और आसपास से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद स्पर्म बॉल जो होती है, स्पर्म बॉल क्या है, बंच ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का जो बंच है, ये स्पर्म बॉल है, उसके चारों तरफ ये स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है स्पर्मेटोफोर की, वो स्पर्मेटोफोर की कवरिंग बनाने का जो काम है वो यूरिकोज ग्लैंड करेगी। और वो स्पर्मेटोफोर की फर्स्ट जो कवरिंग है वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है सारे, उनको कलेक्ट करती है और उसके ऊपर लेयर बना देती है। क्लियर यहाँ तक? ये इसमें यूरिकोज ग्लैंड हो गई। ये सारे क्या है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका एक्सक्रीशन है। क्लियर यहाँ तक? तो ये कॉकरोच में रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के बाद जो है वो इसमें देखिए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कॉकरोच में, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट जो है वो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉकरोच में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो कॉकरोच में जो है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, open blood circulatory system means the blood doesn't flow in specific blood vessels just like artery, veins and capillaries, whereas blood flow to the body organs through blood sinuses. क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लड साइनसेस के थ्रू होता है, इसलिए किस टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आपने पहले टेक्सोनोमी में पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, इन सब में
ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर यहां तक? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ब्लड कंडक्शन के लिए आर्टरी वेन्स इनमें नहीं होती। क्लियर यहां तक? तो किस में ब्लड फ्लो करता है? ब्लड साइनसेस के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड साइनसेस के अंदर फ्लोटिंग करने वाले जो बॉडी ऑर्गेन्स है वो ही इस ब्लड से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। रेस्पिरेशन में आपने देख ही लिया कि O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट इस ब्लड से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं था। क्लियर यहां तक? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है तो O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी इनका रोल होता है, लेकिन ये O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं करके ब्लड क्या काम करते हैं? या तो इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बन रहे हैं उन वेस्ट को कलेक्ट करना। क्लियर यहां तक? या तो क्या करेंगे ये, इनका काम है या तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज तक करेंगे, या फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट को वहां से कलेक्ट करेंगे, लेकिन O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर सकते अपनी तरह। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें ब्लड इन ब्लड साइनसेस के अंदर जो है वो फ्लो करते हैं। क्लियर यहां तक? इनके अंदर कंप्लीट बॉडी जो होती है इनकी, हीमोसील कैविटी जो है वो इनमें 2 डायफ्राम के कारण 3 चैम्बर में डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर यहां तक? एक डोर्सल डायफ्राम और दूसरा वेंट्रल डायफ्राम। क्लियर यहां तक? तो हीमोसील कैविटी जो है वो इन डायफ्राम के कारण कितने चैम्बर में डिवाइड हो गई? हीमोसील जो है वो 3 चैम्बर में डिवाइड हो गई। एक तो डोर्सल चैम्बर बन गया डोर्सल डायफ्राम के कारण ऊपर ऊपर, कौन सा कहेंगे इसको? ये इनके अंदर जो डोर्सल चैम्बर है वो पेरिकार्डियल साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस बन गया एक तो, जिसमें हार्ट है, एक पेरिकार्डियल साइनस, और यहाँ वेंट्रल डायफ्राम के कारण नीचे की तरफ जो है वो कौन सा हो गया? पेरिकार्डियल, और बीच का पेरीविसरल साइनस हो गया, बीच का पेरीविसरल साइनस है, और उसके बाद जो है वो तीसरा पेरीन्यूरल साइनस है। तो ऐसे 3 जो है वो इसमें ब्लड साइनसेस बन जाएंगे। कौन कौन से? पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस। क्लियर यहां तक? तो ऐसे इसमें 3 साइनस बन रहे हैं, पेरिकार्डियल, पेरीन्यूरल और पेरीविसरल साइनस। किसके कारण? डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम के कारण बन रहे हैं। क्लियर यहां तक? लेकिन ये डायफ्राम जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इर्रेगुलर डायफ्राम होते हैं, जिनमें बीच बीच में फेनेस्ट्रा या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहां तक? इनके बीच बीच में क्या होते हैं? फेनेस्ट्रा या पोर्स जो है वो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होंगे, जिनके थ्रू जो है वो ब्लड इनका एक दूसरे में आ जा सकता है। क्लियर यहां तक? इस टाइप से जो है वो इनके अंदर ये 3 ब्लड साइनसेस जो है वो इन डायफ्राम के कारण बन जाते हैं, जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और इसीलिए इसको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। क्लियर? इसके बाद आप देखें कि इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीजें हैं, ब्लड और दूसरा इसमें हार्ट होगा, ब्लड एंड हार्ट। उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस ब्लड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एब्सेंस के कारण, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एब्सेंस के कारण जो है वो ब्लड कैसा होता है? इनका कलरलेस ब्लड होता है, और उस कलरलेस ब्लड को क्या कहेंगे? इट इज जस्ट लाइक लिम्फ, सो द ब्लड ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। The blood of cockroach is known as hemolymph. Clear यहाँ तक? Due to the absence of respiratory pigment. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इसमें नहीं होने के कारण इसको ब्लड नहीं करके जो है वो क्या कहेंगे? इसको हीमोलिम्फ कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये ब्लड नहीं होकर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है, और इस हीमोलिम्फ के अंदर एक तो कलरलेस प्लाज्मा होगा,
colorless plasma which transport nutrients to the body organs and collect nitrogenous waste from the body organs. Clear? Next, colorless plasma and second components is hematocyte, हेमेटोसाइट्स. तो हीमोलिम्फ के अंदर जो कलरलेस प्लाज्मा है, कलरलेस प्लाज्मा इसीलिए कि पिगमेंट नहीं है, तो कलरलेस प्लाज्मा जो होगा इसका वो तो क्या काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा बॉडी ऑर्गन्स में और बॉडी ऑर्गन से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेगा. क्लियर यहां तक? और हीमेटोसाइट्स जो है वो इनकी ब्लड सेल्स होती हैं जो क्या क्या काम कर सकती हैं. एक तो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो ये एक तो बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करेगी, तो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लड क्लोटिंग, उसके साथ साथ ये ब्लड क्लोटिंग भी कर सकती हैं. क्लियर यहां तक? तो ये इनमें कलरलेस प्लाज्मा का काम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करना. हीमेटोसाइट्स है वो इसमें क्या क्या काम करेगी, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया और ब्लड क्लोटिंग का काम करेगी, जस्ट लाइक प्लेटलेट्स. क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इसमें ये ब्लड का हो गया. ब्लड के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे इसमें, हार्ट. हार्ट जो है वो कहां प्रेजेंट होगा इसका, हार्ट पेरिकार्डियल साइनस में जो है वो इनका हार्ट प्रेजेंट होता है. ये तीनों साइनस में आप देख रहे हैं कि जिसमें हार्ट प्रेजेंट होगा वो पेरिकार्डियल साइनस, विसरल ऑर्गन्स होंगे वो पेरी विसरल साइनस, और जिसमें नर्व कोड होती है वो पेरी न्यूरल साइनस है. क्लियर यहां तक? तो क्या डोर्सल डायफ्राम से ऊपर का ये डोर्सल पार्ट है, चेंबर है, उसमें हार्ट है तो पेरिकार्डियल साइनस, यहाँ इसमें सारे विसरल ऑर्गन्स होंगे पेरी विसरल साइनस, और यहाँ इसकी नर्व कोड देख रहे हो आप वेंट्रल पार्ट में, पेरी न्यूरल साइनस. क्लियर यहां तक? ये तीन साइनस बन गए इसमें. अब आप देखेंगे हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, पेरिकार्डियल साइनस में होती है. हार्ट पेरिकार्डियल साइनस में होगा और कैसा होगा, 13 चेम्बर्ड हार्ट होगा, 13 चेम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट होता है इसमें. तो ये इनके अंदर जो है वो 13 चेम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट होता है जो इनके पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होगा. क्लियर यहां तक? ये ऐसे कितने चेंबर होंगे इसमें, 13 चेंबर जो है वो ऐसे इसमें प्रेजेंट होंगे. और हर चेंबर अपने आप में जो है वो कैसा होता है, कॉनिकल शेप में होता है. हर चेंबर कॉनिकल शेप में जो है वो हर चेंबर इसमें प्रेजेंट होता है और एक दूसरे से सारे चेंबर्स जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं. क्लियर यहां तक? एक चेंबर का अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट आगे वाले चेंबर के पोस्टीरियर पार्ट के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं. क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो ये फनल शेप चेंबर जो है सारे के सारे, ये कॉनिकल या फनल शेप जो है वो चेंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके एक ट्यूबुलर कंप्लीट हार्ट फॉर्मेशन करते हैं. और इस हार्ट के अंदर जो है वो हर चेंबर के दोनों लेटरल साइड में जो है वो ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं. दोनों लेटरल साइड में जो है वो हर चेंबर में ये ओस्टिया प्रेजेंट होंगे. These ostia have unidirectional valve to collect the blood from pericardial sinus. क्लियर यहां तक? हर चेंबर में क्या होंगे, हर चेंबर के अंदर जो है वो लेटरल साइड में ये ओस्टिया प्रेजेंट होंगे और हर चेंबर के जो लेटरल साइड में ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ये ओस्टिया क्या काम करेंगे इनके अंदर, ये ओस्टिया जो है वो इनके अंदर ब्लड को एंटर करवाते हैं, केवल इसमें से वापस ब्लड बाहर नहीं जाएगा. क्लियर यहां तक? ओस्टिया से ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट के अंदर एंटर कर सकता है लेकिन इन्हीं ओस्टिया से ये वापस बाहर नहीं जाएगा. क्लियर यहां तक? तो यूनिडायरेक्शनल वाल्व जो है वो इसमें हर जगह प्रेजेंट होंगे हर चेंबर में. क्लियर यहां तक? इसके बाद इसमें आप देखें कि हर चेंबर जो है वो किससे कनेक्ट होता है, इनमें एलरी मसल्स से कनेक्ट होता है. हर चेंबर में क्या होती है, हर चेंबर जो है वो एलरी मसल्स के थ्रू ये कनेक्ट होता है. तो एलरी मसल्स जो है वो इनके अंदर हार्ट के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं और क्या करेंगी, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं. तो एलरी मसल्स के थ्रू जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इनमें हार्ट में,
तो एलरी मसल्स के थ्रू जब जैसे ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता तो हार्ट में से ब्लड आया तो किसके थ्रू था, ओस्टिया के थ्रू जो है वो हार्ट में ब्लड आ गया, लेकिन इसका एग्जिट जो है वो ओस्टिया से नहीं होता। एग्जिट के लिए क्या होगा, जैसे ही एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस चैम्बर का ब्लड इसमें जाएगा क्योंकि ये इसमें ओपन हो रहा है, इसका ब्लड इसमें आएगा, ऐसे करते हुए पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। क्लियर यहां तक। एलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण जैसे ही ये ब्लड फ्लो करेगा तो ये ब्लड को पंप करता है, तो ये हर पिछला चैम्बर अगले चैम्बर में ब्लड को फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, ब्लड यहां से ऐसे फ्लो होता हुआ ब्लड जो है वो किस में आ जाएगा, यहां से ब्लड बाहर निकलेगा फर्स्ट चैम्बर से। तो फर्स्ट चैम्बर जो है उसमें ट्यूबुलर एओर्टा होता है, फर्स्ट चैम्बर में आगे ट्यूबुलर एओर्टा होता है, उस ट्यूबुलर एओर्टा के थ्रू जो है वो ये यहाँ फर्स्ट चैम्बर जो है वो इस ब्लड को बाहर पंप करेगा। फर्स्ट चैम्बर जैसे ही ब्लड को यहाँ बाहर पंप करता है, ये ब्लड पेरीविसरल साइनस में, हेड साइनस में, पेरीन्यूरल साइनस में आ जाता है। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ जो फ्लोटिंग करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जो फ्री फ्लोट करते रहते हैं, ये सारे ऑर्गन्स के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई करेगा। तो ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर देगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता जाएगा। ऐसे करते हुए ये ब्लड जो है वो इसमें से होते हुए और वापस एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हार्ट में तो किस डायरेक्शन में चल रहा है ब्लड, हार्ट में किस डायरेक्शन में चल रहा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। और हार्ट से बाहर निकलने के बाद जो ब्लड का फ्लो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, हेड साइनस में, पेरीविसरल साइनस में और पेरीन्यूरल साइनस में, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो है वो ब्लड का फ्लो चल रहा है। इन बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हुए सारा ब्लड पीछे कलेक्ट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से ब्लड जो है वो किस में चला जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस के अंदर ये ब्लड चला जाएगा। पेरिकार्डियल साइनस से वापस ये ब्लड ओस्टिया के थ्रू हार्ट में बढ़ जाएगा, हार्ट इसको आगे पंप कर देगा। क्लियर यहाँ तक। इस तरीके से जो है वो इसमें हार्ट के अंदर जो है वो हार्ट के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। क्लियर यहाँ तक। इस तरीके से जो है वो इसमें क्या हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, एक्सक्रीशन किस किस से होता है वो बता दिया, उसके बाद इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद पढ़ेंगे इसका नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो कॉकरोच में नर्वस सिस्टम जो है वो किस टाइप से काम करता है। तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट में इसका नर्वस सिस्टम डिफरेंशिएट होगा। एक तो कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप देखें, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर यहां तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस किस से बना होता है, ब्रेन रिंग एंड नर्व कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिंग एंड नर्व कोड, ब्रेन रिंग एंड वेंट्रल नर्व कोड। ब्रेन रिंग या नर्व रिंग जो है वो कहाँ होती है, इसोफेगस के सराउंडिंग में ब्रेन रिंग या नर्व रिंग प्रेजेंट होती हैं, जो 2 गैंग्लियन से बनी है। एक सेरिब्रल गैंग्लियन होता है और दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है। क्लियर यहां तक। इन दोनों से अराइज होने वाली जो नर्व है, ब्रेन रिंग से और नर्व कोड से अराइज होने वाली नर्व है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगी, और जो विसरल ऑर्गन्स के अंदर जाएगी और विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को जो रेगुलेट करेगी वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनेगी। क्लियर यहां तक, समझ में आ रही है यहां तक बात। अब आप देखें कि जो नर्व रिंग बनती है वो नर्व रिंग कहाँ बनती है, अराउंड ईसोफेगस। तो जनरली ये फेरिंग्स और ईसोफेगस का जो जंक्शन होता है उसके चारों तरफ जो है वो इसमें नर्व रिंग बनेगी, जिनमें से एक बाइलोब्ड गैंग्लियन है वो उसके ऊपर होता है, जिसको सेरिब्रल गैंग्लियन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहेंगे। जैसे ये एक बाइलोब्ड गैंग्लियन जो है वो तो कहाँ होता है, ये इसे
बाइलोब गैंग्लियन है वो प्रेजेंट होगा इसके इसोफेगस के ऊपर डोर्सल साइड में, जो 3 गैंग्लियन के मिलने से बना होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रल गैंग्लियन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसोफेगस के ऊपर है तो सुप्रा, नीचे है वो सब इसोफेजियल गैंग्लियन। तो ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन या सेरिब्रल गैंग्लियन होता है। और एक बाइलोब्ड गैंग्लियन जो है वो इसके इसोफेगस के नीचे होता है। ये इसोफेगस के नीचे जो बाइलोब्ड गैंग्लियन होगा इसको कहेंगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ऊपर होगा वो सुप्रा इसोफेजियल या सेरिब्रल गैंग्लियन। आपस में ये गैंग्लियन जो है वो किससे कनेक्ट होते हैं? ये गैंग्लियन जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव से। ये सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये ऐसे सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे और इससे फिर सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जो है वो क्या निकलती हैं? वेंट्रल नर्व कोड अराइज होती हैं इससे। ये इससे जो है वो वेंट्रल नर्व कोड अराइज होंगी और इस वेंट्रल नर्व कोड पर भी 9 पेयर जो है वो सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं। 9 पेयर सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं। जो 3 पेयर है वो तो कहाँ होते हैं? ये सेगमेंटल गैंग्लियन जो है वो दोनों नर्व कोड को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो थोरैक्स में कितने होते हैं? 3 पेयर जो है वो थोरैक्स में होते हैं, जिनमें एक पेयर प्रो में, दूसरा पेयर मीजोथोरैक्स में और तीसरा पेयर मेटाथोरैक्स में। और उसके बाद जो है वो 6 पेयर है वो कहाँ होते हैं? इनके 6 पेयर है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। 6 पेयर है वो कहाँ होते हैं? इनके एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। ये इनके अंदर जो है वो इस टाइप से होंगे। तो ये तो आप देख रहे हो थोरेसिक सेगमेंटल गैंग्लियन, ये एब्डोमिनल सेगमेंटल गैंग्लियन है। यहां से इनके अंदर जो है वो 3 पेयर नर्व अराइज होंगी और सब इसोफेजियल गैंग्लियन से भी 3 पेयर नर्व अराइज होते हैं। क्लियर यहां तक? यहां से इसमें जो है वो 6 पेयर अराइज होती है फर्स्ट थोरेसिक से। फर्स्ट थोरेसिक से 6 पेयर नर्व अराइज होती हैं और उसके बाद जो है वो सेकंड और थर्ड से 5 पेयर नर्व अराइज होंगी। और उसके बाद जो है वो इनसे एक एक पेयर नर्व अराइज होती हैं जो आगे जाके बाइफरकेट हो जाती हैं। इनसे फिर 3 पेयर होती हैं। क्लियर यहां तक? इस टाइप से जो है वो इसका कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है। तो इस नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस किस से बन रहा है? ब्रेन रिंग से और नर्व कोड से बन रहा है। ब्रेन रिंग फेरिंग्स और इसोफेगस के जंक्शन के चारों तरफ जो है वो इसकी सराउंडिंग में ब्रेन रिंग या नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। इसोफेगस के ऊपर एक बाइलोब्ड गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसको क्या कहेंगे? सेरिब्रल गैंग्लियन। ये सेरिब्रल या सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है। बाइलोब्ड गैंग्लियन है जो 3 गैंग्लियन के मिलने से बना होता है, जिनके अंदर 3 पेयर गैंग्लियन के मिलने से बना होता है, जिनमें एक जोड़ी प्रोटोसेरिब्रम होता है, 1 पेयर ड्यूटेरोसेरिब्रम और 1 पेयर ट्राइटोसेरिब्रम। क्लियर यहां तक? ये तीनों पेयर जो गैंग्लियन के हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेरिब्रल गैंग्लियन बना रहे हैं जो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। 2 लोब बन गए इसके, तो ये बाइलोब्ड गैंग्लियन होता है। तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन होता है। और एक गैंग्लियन जो होता है वो भी बाइलोब्ड गैंग्लियन है, वो इसोफेगस के नीचे होता है, जिसको क्या कहेंगे? सब इसोफेजियल गैंग्लियन। तो दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, ये इसके नीचे होता है इसोफेगस के। तो सेरिब्रल गैंग्लियन सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो आपस में सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव के थ्रू जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो
ये एक गैंग्लियन यहाँ हो गया, एक गैंग्लियन इसके नीचे हो गया ऐसे, तो ये सेरिब्रल, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ये आपस में कनेक्ट होंगे सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव से, और उसके बाद यहाँ से जो है वेंट्रल नर्व कोड निकल रही है। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से ये नर्व कोड बन रही है, ये नर्व रिंग बन रही है, और नर्व रिंग में सब इसोफेजियल गैंग्लियन से क्या निकल रही है, डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती हैं, जो कहाँ तक जाती है, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक। ये 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक जाती है। इनमें आप देखें कि पहले 3 पेयर जो सेगमेंटल गैंग्लियन है वो थोरैक्स में है, और लास्ट के एब्डोमिनल गैंग्लियन 6 पेयर जो होते हैं वो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक होते हैं। इनमें से 5 पेयर जो सेगमेंटल गैंग्लियन है वो तो शुरू के 5 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और 6th पेयर जो होता है सेगमेंटल गैंग्लियन का वो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से इनका गैंग्लियन का अरेंजमेंट होता है इनके ऊपर। अब इसके बाद आप देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, ब्रेन रिंग से और नर्व कोड से निकलने वाले नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। ब्रेन रिंग से सेरिब्रल गैंग्लियन से 3 पेयर नर्व अराइज हो रही हैं, जो कहाँ जाएंगी, कंपाउंड आई में, एक पेयर कंपाउंड आई में, 1 पेयर एंटीना में, एंड 1 पेयर लेब्रम में। क्लियर यहाँ तक? सेरिब्रल गैंग्लियन से 3 पेयर जो नर्व अराइज होती हैं, इनमें से 1 पेयर कंपाउंड आई, 1 पेयर एंटीना एंड 1 पेयर लेब्रम, इनके अंदर जो है वो ये इंपल्स कंडक्ट करती हैं। उसके बाद सब इसोफेजियल गैंग्लियन से भी 3 पेयर नर्व अराइज हो रही हैं, इनमें से 1 पेयर मैंडिबल, 1 पेयर मैक्सिली एंड 1 पेयर लेबियम। क्लियर यहाँ तक? उनके अंदर ये जो है वो इंपल्स को कंडक्ट करती हैं। क्लियर यहाँ तक? ये ब्रेन रिंग हो गई, ब्रेन रिंग से अराइज होने वाली नर्व हो गई, और इनके अंदर ये सारी नर्व जो होती हैं वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं, दोनों काम करेंगी, इंपल्स को लेके भी जाएंगी और वहाँ से इसके इंस्ट्रक्शंस को वापस लेकर भी आती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों काम जो है वो इसके होते हैं, तो मिक्स्ड नर्व होती है ये। और इनके अंदर एक चीज आप ध्यान रखें कि कॉकरोच के अंदर नर्वस सिस्टम का केवल छोटा सा पार्ट जो है वो इनके अंदर एक लिटिल बिट जो है वो नर्वस सिस्टम का हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसलिए कॉकरोच के हेड को कट करके सेपरेट भी कर दें, उसके बाद भी 1 वीक तक कॉकरोच सर्वाइव कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि ए लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन देयर हेड। क्लियर? तो ये इसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद आप देखें नर्व कोड से जो नर्व अराइज हो रही है उसमें फर्स्ट पेयर जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, थोरेसिक सेगमेंटल गैंग्लियन है फर्स्ट पेयर, उससे 6 पेयर नर्व अराइज होती है। इससे फर्स्ट पेयर से सेगमेंटल गैंग्लियन जो है इससे 6 पेयर नर्व अराइज होंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड, इन सेकंड और थर्ड पेयर जो सेगमेंटल गैंग्लियन है उनसे 5 पेयर नर्व अराइज होती हैं, जो इनकी बॉडी वॉल में, इनके थोरेसिक सेगमेंट के अंदर जो प्रेजेंट वॉकिंग लेग्स है उनमें, विंग्स में, इनके अंदर इंपल्स को कंडक्ट करती हैं। उसके बाद जो 6 पेयर एब्डोमिनल सेगमेंटल गैंग्लियन है उनमें से शुरू के 5 से तो कहाँ जाएंगी, शुरू के 5 गैंग्लियन है उनसे नर्व अराइज होकर इनकी बॉडी वॉल में जाती हैं, और लास्ट जो 6th एब्डोमिनल सेगमेंटल गैंग्लियन है उससे 3 पेयर अराइज होती हैं जो जिनाइटल ऑर्गन्स में और एब्डोमिनल अपेंडेजेस में जाती हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो इसकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद इनके अंदर होगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इनका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो इनकी फोरगट यानी विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसको भी आगे 3 पार्ट में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनके अंदर जो है वो एक होता है स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, जिनमें से एक स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, दूसरा स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम, दूसरा स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम और तीसरा कोडल नर्वस सिस्टम। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम, स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम एंड कोडल नर्वस सिस्टम। क्लियर? स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो फोरगट से रिलेट होता है, जो फोरगट के फंक्शंस को रेगुलेट करना, इसमें होने वाली
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करता है। क्लियर यहाँ तक? स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो किससे रिलेट है? स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो फोरगट से रिलेट होता है, जिसका काम क्या होता है? ये फोरगट में होने वाली पेरिस्टल्टिक मूवमेंट और इसके फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। इसके लिए इसमें जो है वो क्या होता है? इसके लिए एक तो ये ब्रेन रिंग है, इनके अंदर 5 तरह के गैंग्लियन 5 गैंग्लियन होते हैं। इन 5 गैंग्लियन में एक होता है यहाँ फ्रंटल गैंग्लियन, ये फ्रंटल गैंग्लियन होता है। फिर इसके बाद एक गैंग्लियन जो है वो कौन सा होगा इनमें? हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन होता है। तो फ्रंटल गैंग्लियन के बाद हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, ये हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन होता है। और हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन के बाद इसके नीचे विसरल गैंग्लियन, और विसरल गैंग्लियन के नीचे प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। क्लियर? इस टाइप से ये गैंग्लियन होंगे। अब इनके अंदर ये आप देखें कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रंटल गैंग्लियन आ गया, इसके बाद यहाँ से ये जो है वो क्या होती है इनमें? ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ये क्रोप, ये क्रोप होता है। और क्रोप के बाद जो है वो गिजार्ड। ये ईसोफेगस के बाद ये क्रोप, और क्रोप के बाद जो है वो ये गिजार्ड होता है। क्लियर यहाँ तक? ये क्रोप के बाद गिजार्ड, और ये आपस में जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं। इसमें यहाँ ये ग्लैंड होती है, कॉर्पोरा कार्डियका एंड कॉर्पोरा एलाटा। हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो इनके साथ में अटैच होता है इसे। तो ये इसमें आप देख रहे हो ये अलग अलग इसके गैंग्लियन होंगे। इन गैंग्लियन में जो है वो ये तो होता है फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, ये विसरल गैंग्लियन, और ये प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। क्लियर यहाँ तक? इस टाइप से जो है वो ये इसके गैंग्लियन होंगे। 5 गैंग्लियन जो है वो स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। एक फेरिंग्स की डोर्सल सरफेस पर होगा फ्रंटल गैंग्लियन, ईसोफेगस की डोर्सल सरफेस पर होगा हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, और क्रोप की डोर्सल सरफेस पर विसरल गैंग्लियन, और गिजार्ड की डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पर जो है वो प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन होगा। क्लियर यहाँ तक? एक डोर्सल सरफेस पे होगा, एक वेंट्रल सरफेस पे होगा। इसका मतलब ये 2 गैंग्लियन होते हैं और बाकी ये सिंगल गैंग्लियन है। टोटल 5 गैंग्लियन जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे इसे। क्लियर यहाँ तक? तो टोटल इसमें 5 गैंग्लियन जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे, जो क्या बना रहे हैं इनमें? इसका स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। इससे अराइज होने वाली जो नर्व होती हैं वो इनमें नर्वस इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट कर रही हैं, और उसके साथ साथ फोरगट में होने वाली पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करेंगी। क्लियर यहाँ तक? ये स्टोमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद दूसरा जो है वो स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम होता है। स्पाइरेकुलर नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पाइरेकल के अंदर भी, जो आपने देखे हैं 10 पेयर स्पाइरेकल होते हैं, इन स्पाइरेकल के अंदर भी कुछ नर्व फाइबर जो है वो प्लेक्सस बनाते हैं। इनके अंदर बनने वाले जो नर्व प्लेक्सस है वो स्पाइरेकल की क्लोजिंग ओपनिंग का रेगुलेशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये स्पाइरेकल का रेगुलेशन करेंगे इसके फंक्शन का। उसके बाद है कोडल नर्वस सिस्टम। कोडल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है कि इनके अंदर जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट आपने देखा था, उस लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंटल गैंग्लियन से अराइज होने वाली नर्व जो है वो कोडल नर्वस सिस्टम बनाएगी। और ये कोडल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या काम करेगा? ये इनके अंदर एब्डोमिनल अपेंडेजेस
और जिनाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस का रेगुलेशन करती हैं। किस किस का? एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एनल सरसाई, एनल स्टाइल्स, इनके फंक्शन का, और उसके साथ साथ जिनाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन का रेगुलेशन करते हैं। तो ये क्या है? कोडल नर्वस सिस्टम है। क्लियर यहाँ तक? इस टाइप का इसका नर्वस सिस्टम होगा। और नर्वस सिस्टम के बाद इसमें आप देखें इसका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद क्या पढ़ेंगे? इसका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में इनके अंदर जो है वो कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कॉकरोच में जो है वो कुछ स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर कौन कौन सी होगी इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में? एक कॉर्पोरा कार्डियका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है वो एक कॉर्पोरा कार्डियका होती है, दूसरी कॉर्पोरा एलाटा, और तीसरी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तीसरी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड जो है वो इसमें तीन तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती हैं। कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा एलाटा नर्व रिंग से अटैच होती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर कॉर्पोरा कार्डियका जो है वो क्या काम करेगी? कॉर्पोरा कार्डियका जो ग्लैंड है इसका काम होता है कि ये निम्फ स्टेज में तो कॉकरोच में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। कॉर्पोरा कार्डियका निम्फ स्टेज में जो है वो इसमें ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कॉकरोच की फास्ट ग्रोथ करवाता है। तो ये तो इनके अंदर जो है वो निम्फ स्टेज में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगी, और एडल्ट स्टेज में ये हार्ट बीट का रेगुलेशन करती है। कितनी होती है इसमें हार्ट बीट? 49 हार्ट बीट पर मिनट होती है। तो ये 49 हार्ट बीट पर मिनट को रेगुलेट करने का काम जो है वो कॉर्पोरा कार्डियका का है। क्लियर यहाँ तक? तो हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड, इसीलिए इसका नाम है कॉर्पोरा कार्डियका। क्लियर यहाँ तक? तो निम्फ स्टेज में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना, और एडल्ट में क्या काम करेगी? हार्ट बीट को रेगुलेट करना। उसके बाद है कॉर्पोरा एलाटा। कॉर्पोरा एलाटा जो ग्लैंड है उसका क्या रोल होता है? कॉर्पोरा एलाटा ग्लैंड है ये भी निम्फ स्टेज में अलग काम करेगी, एडल्ट में अलग काम करेगी। निम्फ स्टेज में ये जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करती है। कॉर्पोरा एलाटा निम्फ स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करती है, और जुवेनाइल हार्मोन का काम होता है इनकी जुवेनाइल स्टेज को मेंटेन करना, इसको बनाए रखना। क्लियर यहाँ तक? तो ये निम्फ स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करेगी जो इसकी जुवेनाइल फॉर्म को मेंटेन करता है, और एडल्ट स्टेज में यही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। एडल्ट में क्या करेगी? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो निम्फ स्टेज में ये क्या काम करती है? निम्फ स्टेज में जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट करती है, और एडल्ट स्टेज में ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है। तो एडल्ट में जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या काम करेगा? यहाँ ये गोनेड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिनाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। क्लियर यहाँ तक? ये कॉर्पोरा एलाटा और ये कॉर्पोरा कार्डियका। ठीक है यहाँ तक? प्रोथोरेसिक ग्लैंड है वो ओनली निम्फ स्टेज में ही होती है, एडल्ट में होती नहीं है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड ओनली निम्फ स्टेज में होती है, एडल्ट में नहीं होती। और क्या करती है? ये एक डायोसोन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये एक डायोसोन हार्मोन सिक्रीट करती है जो मोल्टिंग में हेल्प करता है। तो मोल्टिंग या एक डायसिस से रिलेटेड ग्लैंड है ये, जिसका काम है एक डायोसोन हार्मोन सिक्रीट करना, और वो एक डायोसोन हार्मोन जो है वो इनकी बार बार मोल्टिंग करवाता है, और मोल्टिंग के बाद जो है वो इनमें क्या होता है? इसकी बार बार जो है वो मोल्टिंग होने के बाद इससे निम्फ स्टेज जो है वो धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट स्टेज में आ जाती है। एडल्ट स्टेज में आने के बाद इस ग्लैंड का काम खत्म हो जाता है और ये ग्लैंड भी डिसअपियर हो जाती है। क्लियर? तो ये क्या होगा? इसमें कौन कौन से सिस्टम हो गए? एक इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब आगे बढ़ें। हेलो, हाँ बेटा। अब इसमें आप देखें सारे एनाटॉमी के अंदर जो है वो आपने नर्वस सिस्टम तक पढ़ा है, इसके बाद नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया। इसके बाद इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में जो है वो इनके अंदर एक तो एंटीना होते हैं जो टच वाइब्रेशन इनके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं।
इसके अलावा इसमें सेंस ऑर्गन्स में या रिसेप्टर में जो है वो एक आपने पढ़े हैं एनल सरसाई, दीज आर एनल सरसाई आर साउंड रिसेप्टर, क्लियर। तो वो साउंड रिसेप्टर होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर इनके मैक्सिली में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनके सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर है, क्लियर यहाँ तक। तो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर में जो है वो टच रिसेप्टर है, और टच रिसेप्टर और वाइब्रेशन के लिए रिसेप्टर जो है वो एंटीना, और साउंड रिसेप्टर एनल सरसाई, और टेस्ट रिसेप्टर मैक्सिली में होते हैं, और एक फोटो रिसेप्टर जो है वो इनमें कंपाउंड आइज होती हैं, क्लियर यहाँ तक। कंपाउंड आइज आर लोकेटेड इन द लेटरल साइड ऑफ हेड साइनस। हेड साइनस की लेटरल साइड में जो कंपाउंड आइज है, इनको कंपाउंड आइज क्यों कहेंगे? बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ फैसेट्स, क्लियर। वन कंपाउंड आई मेड अप ऑफ 2000 स्मॉल फैसेट्स, these small facets are known as ommatidium, clear। each compound eye made up of 2000 small facets, 2000 small facets, these small facets are known as ommatidium, these are ommatidium, क्लियर यहाँ तक। तो कंपाउंड आई जिसको इसीलिए कह रहे हैं कि ये खूब सारे ओमेटिडियम से मिलकर बनी होती हैं, क्लियर। एक ओमेटिडियम की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक ओमेटिडियम की स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे बाहर लेंस या कॉर्निया होगा। तो ये बाइकॉन्वेक्स लेंस और कॉर्निया जो है वो इसमें कंपाउंड आइज के या हर ओमेटिडियम के आउटर साइड में प्रेजेंट होगा, और इस लेंस के ठीक नीचे कॉर्निएजन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हर लेंस के नीचे या कॉर्निया के नीचे 2 कॉर्निएजन सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कॉर्निया की या लेंस की फॉर्मेशन करती हैं, क्लियर। एट द टाइम ऑफ मोल्टिंग कॉर्निया ऑल्सो रिप्लेस विद क्यूटिकल, देन कॉकरोच बिकम ब्लाइंड फॉर सम टाइम, क्लियर। ऐसी कंडीशन में जो है वो कॉकरोच कुछ देर के लिए ब्लाइंड होता है जब तक कि नई कॉर्निया की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। और नए कॉर्निया की फॉर्मेशन कौन करती है? कॉर्निएजन सेल जो है वो कंटिन्यू न्यू कॉर्निया फॉर्म करती रहेगी, क्लियर यहाँ तक। न्यू कॉर्निया फॉर्म होते ही वापस जो है वो कॉकरोच को दिखना शुरू हो जाता है, क्लियर यहाँ तक। तो ये इनमें कॉर्निएजन सेल्स, और कॉर्निएजन सेल्स के नीचे जो है वो एक क्रिस्टलाइन कोन होता है जिसका सिक्रीशन कौन कर रहा है? कोन सेल जो है वो इसका सिक्रीशन करती हैं, क्लियर यहाँ तक। तो इसके नीचे कॉर्निएजन सेल के नीचे 4 कोन सेल जो है वो इस पर प्रेजेंट होती हैं। कॉर्निएजन सेल के नीचे 4 कोन सेल जो है वो प्रेजेंट होती है जो क्रिस्टलाइन कोन का सिक्रीशन करती हैं। क्रिस्टलाइन कोन इज एक्ट एज ए एक्सेसरी लेंस, तो ये एक एक्सेसरी लेंस की तरह है। और उसके नीचे जो है वो कोन सेल के नीचे होता है रेब्डोम। रेब्डोम इट एक्ट एज जस्ट लाइक रेटिना। द इमेज फॉर्म onto the rhabdom and its inner surface is lined through microvilli। इनर सरफेस पे क्या होता है? इनमें माइक्रोविलाई जो है वो रेब्डोम की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं जो लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ इमेज फॉर्मेशन होती हैं, क्लियर। ईच रेब्डोम सराउंडेड बाई 7 रेटिन्यूलर सेल्स। रेब्डोम सराउंडेड बाई 7 रेटिन्यूलर सेल्स। यहाँ ये जैसे रेब्डोम है तो रेब्डोम के चारों तरफ जो रेटिन्यूलर सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 रेटिन्यूलर सेल्स जो है वो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। इस टाइप से ये 7 रेटिन्यूलर सेल्स होगी। तो 7 रेटिन्यूलर सेल्स जो है वो उसके चारों तरफ रेब्डोम के चारों तरफ फॉर्म होंगी, और एक क्रिस्टलाइन कोन के चारों तरफ जो है वो 4 कोन सेल होती हैं। तो क्रिस्टलाइन कोन के चारों तरफ 4 कोन सेल होगी और इसके चारों तरफ 7 रेटिन्यूलर सेल्स होती हैं। रेब्डोम से एक नर्व फाइबर जो है वो हर रेब्डोम से अराइज होता है। इसका मतलब 2000 रेब्डोम होंगे तो 2000 रेब्डोम से 2000 नर्व फाइबर अराइज होंगे। सारे नर्व फाइबर आपस में सारे मिलके जो है वो क्या बनाएंगे? ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो है वो किस में जाएंगी?
ये कंपाउंड आइज की ऑप्टिक नर्व जो है वो कहाँ जाएगी, ये सेरिब्रल गैंग्लियन में जाती है और सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो इसमें बनने वाली इमेज की क्या करेगा, एनालिसिस। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें आप देखें कि कॉकरोच के अंदर जो विजन होता है वो टू टाइप की विजन जो है वो कॉकरोच में प्रेजेंट होती हैं। एक एपोजिशन विजन होती है और दूसरी सुपरपोजिशन विजन होती है। क्लियर यहाँ तक। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो दो टाइप से इमेज फॉर्मेशन होती हैं, एक एपोजिशन या मोज़ेक विजन, एपोजिशन या मोज़ेक विजन होती है और दूसरी सुपरपोजिशन विजन होती है। सुपरपोजिशन विजन होगी। इसमें एपोजिशन या मोज़ेक विजन जो होती है वो डे टाइम में होती है। ये डे टाइम में या हाई लाइट इंटेंसिटी में एपोजिशन या मोज़ेक विजन और लो लाइट इंटेंसिटी में जो है वो सुपरपोजिशन होती है। क्लियर यहाँ तक। हाई लाइट इंटेंसिटी में एपोजिशन या मोज़ेक विजन और लो लाइट इंटेंसिटी में या डिम लाइट में जो है वो कौन सी होती है, सुपरपोजिशन। ये डिम लाइट जो होती है उसमें सुपरपोजिशन विजन होती है। क्लियर यहाँ तक। एपोजिशन या मोज़ेक विजन में ये होता है कि इनके अंदर एक चीज ये ध्यान रखें आप, इनके अंदर जो है वो पिगमेंट की सीथ जो है वो इसको हर ओमेटिडिया को कवर करती हैं और एक दूसरे से इन ओमेटिडिया को सेपरेट करती हैं। ये इसका यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो डाइऑप्ट्रिक पार्ट या फोकसिंग पार्ट होता है। ये पार्ट क्या होगा, डाइऑप्टिक पार्ट या फोकसिंग पार्ट होता है। और ये इसका पार्ट है वो क्या होगा, ये इसमें इमेज फॉर्मेशन कर रहा है वो इस रिसेप्टर पार्ट होता है। तो ये इसमें तो आप यहां देखें कौन कौन से पार्ट हो गए, ये डाइऑप्ट्रिक पार्ट या फोकसिंग पार्ट और ये कौन सा होता है, इसका रिसेप्टर पार्ट होता है। क्लियर यहां तक। तो डाइऑप्ट्रिक पार्ट जो होता है इसके ऊपर जो पिगमेंट सीथ होती है उसको कहेंगे आइरिस पिगमेंट सीथ और रिसेप्टर पार्ट के ऊपर जो सीथ होती है उसको क्या कहेंगे, रेटिन्युलर पिगमेंट सीथ। क्लियर यहां तक। यहां इसके ऊपर यहां तक जो है वो आइरिस पिगमेंट सीथ होती है और यहां जो है नीचे वो कौन सी होती है, रेटिन्युलर पिगमेंट सीथ होती है। क्लियर यहां तक। इसमें क्या होगा कि इनके अंदर एपोजिशन या मोज़ेक विजन में ये होता है कि इनमें जो स्ट्रेट लाइट रेज आती है, क्लियर यहां तक, स्ट्रेट लाइट रेज जो आएगी वो ही केवल रेबडोम तक पहुंचती है, ऑब्लिक लाइट रेज को पिगमेंट सीथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर यहां तक। ये इनके अंदर जो है वो क्या होता है कि जो ये लाइट आ रही है, स्ट्रेट लाइट रेज आ रही हैं, उन्हीं के अंदर जो है स्ट्रेट लाइट रेज आएगी वो ही इसमें रेबडोम तक आती है। ऑब्लिक लाइट रेज जितनी भी आएंगी वो इसकी पिगमेंट सीथ के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएंगे, इसलिए वो लाइट रेज यहाँ रेबडोम पे नहीं आती, वो इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रही। क्लियर यहाँ तक। इसलिए डे टाइम में या दिन के टाइम जो है वो क्या होता है कि इससे जो स्ट्रेट लाइट रेज आ रही है वो रेबडोम पे आ रही है। इसका मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज लगभग 2000 जो है वो स्मॉल पार्टीशन में जो है वो उसकी इमेज बनती है। समझ में आ गई क्यों? क्योंकि ओब्लिक लाइट रेज है वो यहां से जा ही नहीं रही, स्ट्रेट लाइट रेज है वो यहां से होके यहां तक पहुंच रही है, रेबडोम तक। तो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट जो है वो एक ओमेटिडियम बना पा रहा है। तो ऐसे करके 2000 ओमेटिडिया है, तो वो 2000 ओमेटिडिया जो है वो क्या करेंगे, 2000 स्मॉल पार्टीशन में जो है वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उस ऑब्जेक्ट की जब 2000 पार्टीशंस में जो है वो इमेज फॉर्म होती है, वो 2000 पार्टीशन इमेज के जो है उसकी इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, यहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन लेके जाएगी सेरिब्रल गैंग्लियन में। सेरिब्रल गैंग्लियन क्या करेगा, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करके उस सारी इमेज को यूनाइट करेगा, सारी इमेज को आपस में कनेक्ट करेगा, सारी इमेज को जोड़कर जो है वो एक लार्ज इमेज फॉर्मेशन करेगा। क्लियर यहां तक।
इस तरह का जो विजन होता है उसको कहते हैं एपोजिशन विजन या मोजेक विजन, जो कब होता है? इंसेक्ट में केवल डे टाइम में या हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है। कब होगा ये? हाई लाइट इंटेंसिटी में होगा। डिम लाइट में जो है वो क्या होता है? सुपर पोजिशन विजन होता है। इस सुपर पोजिशन विजन के अंदर क्या होता है कि रात में या डिम लाइट में जो है वो क्या होता है? रेटिन्यूलर जो इसमें पिगमेंट सीथ जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। रात के टाइम पिगमेंट सीथ जो है वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाती है। और पिगमेंट सीथ के श्रिंक होने के कारण इस पर जो स्ट्रेट लाइट रेज आ रही है वो भी रेबडोम पे आती है, और इधर से आएगी वो भी रेबडोम पे आती है, इधर से ओब्लिक आ रही है वो भी रेबडोम पे आती है। तो सारी लाइट रेज जो है वो इस कंडीशन में रेबडोम पर आ सकती हैं। स्ट्रेट लाइट रेज भी आएंगी और जो ओब्लिक लाइट रेज आ रही हैं वो भी रेबडोम पर आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये रेड पिगमेंट सीथ जो है वो श्रिंक हो रही है। तो पिगमेंट सीथ के श्रिंक होने के कारण ये इसके ऊपर हर लाइट रेज ओब्लिक आए या स्ट्रेट आए वो सारी किस पे आ सकती हैं? रेबडोम पे आ सकती हैं। और रेबडोम पे आने के कारण उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा? रेबडोम पर ये लाइट रेज आ रही हैं। इस रेबडोम पर लाइट रेज के आने के कारण कई इमेज जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की खूब सारी इमेज बन जाएंगी। पूरी इमेज जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की जो है वो खूब सारी पूरी इमेज जो है वो इसमें बनेंगी। लेकिन इनके अंदर बाद में जो है वो क्या होता है? ये सारी इमेज फॉर्म होने के बाद ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ जा रही है? सेरिब्रल गैंग्लियन में। सेरिब्रल गैंग्लियन में जाने के बाद जो है वो क्या होगा? वहाँ वो उसकी एनालिसिस कर देता है और सारी इमेज को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देता है। समझ में आ रही है? खूब सारी इमेज बनी, इन इमेज को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज जो है वो कर देगा। ऐसे जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा तो उसके बाद उसमें जो है वो उस ऑब्जेक्ट की एक ब्लड विजन जो है या ब्लड इमेज जो है वो उसमें दिखने लग जाएगी। क्लियर यहाँ तक? इस तरह का विजन होता है सुपर पोजिशन विजन, या क्या ये सुपर पोजिशन विजन होती है। सुपर पोजिशन इमेज बनेगी। कॉकरोच में इन दोनों में से केवल एपोजिशन या मोजेक विजन ही होता है, जबकि कॉकरोच नॉक्टर्नल है। समझ में आ गई ना? डिम लाइट में जो है वो जाता है, नॉक्टर्नल है, उसके बाद भी इनके अंदर केवल मोजेक विजन ही होती है, एपोजिशन विजन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लो लाइट इंटेंसिटी में भी इसकी पिगमेंट सीथ श्रिंक नहीं होती है। क्लियर यहाँ तक? इसमें लो लाइट इंटेंसिटी में भी पिगमेंट सीथ श्रिंक नहीं होती है, जिस कारण से हमेशा स्ट्रेट लाइट रेज जो आती है वो ही रेबडोम तक पहुंचती है और क्या बनाती है? मोजेक इमेज बनाती है। क्लियर यहाँ तक? ये इसमें क्या हो गया? इसका कंपाउंड आइज का हो गया। अब इसके बाद जो है वो इसमें देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखें कि किस तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होंगे, इनमें सेक्सेस आर सेपरेट। मेल और फीमेल जो है वो दोनों इसमें सेपरेट होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो मेल फीमेल में आप देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो इसमें टेस्टिस, वास डिफरेंस, टेस्टिस, वास डिफरेंस, उसके बाद टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स, क्लियर? तो टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या हो गया इसके? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए। क्लियर? अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में सबसे पहले देखें टेस्टिस। टेस्टिस कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होंगे। तो 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में 1 पेयर टेस्टिस होंगे जो इनकी दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? ईच टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ 3 to 4 lobes which have large number of lobules। क्लियर? तो ये 3 to 4
लोब जो है वो एक टेस्टिस में प्रेजेंट होंगे। इसमें भी आप देख रहे हो खूब सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स बन गए। इन टेस्टिस के लोब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है वो इसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है और वो स्पर्म्स जो है वो वास डिफरेंस से होकर और कहाँ आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो वास डिफरेंस जो है वो क्या है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट कर रही है टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स को जो है वो सेमिनल वेसिकल से होते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ट्रांसफर करती है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेट स्पर्म्स इनटू द फीमेल स्पर्मेथिका। क्लियर यहाँ तक? मेल कॉकरोच जो है वो मैटिंग के टाइम अपनी इजैकुलेटरी डक्ट को यहाँ स्पर्मेथिका तक लेके आता है, इस फीमेल गोनोपोर से स्पर्मेथिका तक लेके आएगा और स्पर्मेथिका के अंदर इन स्पर्म्स को ये रिलीज कर देता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन होता है। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड है। एक्सेसरी ग्लैंड जो होती है इसमें वो कौन कौन सी ग्लैंड होती है इनमें? एक्सेसरी ग्लैंड जो है इसमें एक तो होती है सेमिनल वेसिकल। एक्सेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड होती है और एक फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड। ये इनके अंदर जो है वो इसकी एक्सेसरी ग्लैंड है। तो यहाँ से ये जो वास डिफरेंस आ रही है, वास डिफरेंस सबसे पहले सेमिनल वेसिकल के अंदर जो है वो इन स्पर्म्स को लेके आ रही है। क्लियर यहाँ तक? वास डिफरेंस है वो सबसे पहले स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल में लेकर आ रही है। सेमिनल वेसिकल टेम्परेरी इन स्पर्म्स को स्टोर करता है। सेमिनल वेसिकल क्या करेगी? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, देन इट secrete a glue-like substance which glue all the sperms to form sperm ball. क्लियर? जैसे ही स्पर्म्स जो है वो यहाँ आकर सेमिनल वेसिकल में जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आते हैं, तो ये सेमिनल वेसिकल क्या करेगा? ग्लू लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। इससे सिक्रीट होने वाला ग्लू लाइक सब्सटेंस सारे स्पर्म्स को चिपका देगा और इससे स्पर्म्स बॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्पर्म बॉल बनाने का काम सेमिनल वेसिकल करेगा। उसके बाद इसमें यूट्रिकुलर ग्लैंड होती है। ये यूट्रिकुलर ग्लैंड जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड ग्लैंड होती है। ये अम्ब्रेला शेप्ड ग्लैंड को इसी को मशरूम ग्लैंड भी कहेंगे, जिसमें दो तरह की डक्ट्यूल्स होती हैं। इसमें जो दो तरह की डक्ट्यूल्स है उसमें एक यूट्रिकुली मेजोरिस जो लॉन्ग डक्ट होती है वो यूट्रिकुली मेजोरिस होती है और जो स्मॉल डक्ट है वो यूट्रिकुली ब्रेविवोर्स होती है। तो ये यूट्रिकुली मेजोरिस एंड यूट्रिकुली ब्रेविवोर्स जो है वो दो तरह की डक्ट्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। यूट्रिकुली मेजोरिस जो लॉन्ग डक्ट है वो क्या होती है? इससे पहले आपको बताया यूरिकोज ग्लैंड है वो, जिसका क्या रोल होता है? ये यूरिकोज ग्लैंड है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती है और नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके उस स्पर्म बॉल के चारों तरफ जो है वो एक लेयर बना देगी। क्या कहेंगे उसको? स्पर्मेटोफोर बनाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो क्या बना रही है? स्पर्मेटोफोर बना रही है स्पर्म बॉल के चारों तरफ। ये स्पर्म बॉल बनाती है, सबको चिपका के स्पर्म्स को स्पर्म बॉल बना देगी, इसके चारों तरफ स्पर्मेटोफोर बना देगी। तो ये इसके चारों तरफ जो है वो स्पर्मेटोफोर बनाएगी। और यूट्रिकुली ब्रेविवोर्स जो है वो क्या करती है? इस स्पर्मेटोफोर में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये स्पर्म्स के लिए इस स्पर्मेटोफोर के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी, स्मॉल डक्ट्यूल्स, और लॉन्ग डक्ट्यूल्स जो है वो इसमें इसके चारों तरफ स्पर्मेटोफोर बना देगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें आप देख रहे हो ये सारी एक्सेसरी ग्लैंड है। एक इसमें फैलिक ग्लैंड होती है। फैलिक ग्लैंड जो है वो एक अलग फैलिक डक्ट के थ्रू बाहर ओपन होती है, जो क्या काम करेगी? स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ जो है वो थर्ड कोटिंग या थर्ड कोट कवरिंग जो है वो फॉर्म करेगी। क्लियर यहाँ तक? एक कवरिंग तो स्पर्मेटोफोर में कौन बना रहा है? एक कवरिंग स्पर्मेटोफोर में यूट्रिकुली मेजोरिस या लॉन्ग डक्ट्यूल्स बना रही हैं। दूसरी कवरिंग जो है वो इसमें बनाएगी इजैकुलेटरी डक्ट, और तीसरी कवरिंग फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन, जो फैलिक डक्ट के थ्रू कहाँ, जब ये फीमेल की स्पर्मेथिका में आते हैं उस टाइम उसके बाद थर्ड कवरिंग जो है वो फैलिक डक्ट का सिक्रीशन बनाएगा। क्लियर यहाँ तक?
इस टाइप से जो है वो ये एक्सेसरी ग्लैंड है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो है वो इनके अंदर तीन जो है वो काइटिनस एसिमेट्रिकल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक राइट फेलोमियर होता है, वेंट्रल फेलोमियर होता है, लेफ्ट फेलोमियर होता है। ये इनके अंदर जो है वो फेलोमियर्स ये इसमें प्रेजेंट होंगे, जो मैटिंग के टाइम फीमेल की गोनोपोर को ये ओपन रखते हैं ताकि मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को उस टाइम तक जो है वो फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर सके, इजैकुलेट कर सके। क्लियर यहाँ तक? तो ये मैटिंग में हेल्प करते हैं तीनों एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये आप देख रहे हो, ये सारा क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो ओवरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद देखें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो क्या क्या होंगे? ओवरी, ओविडक्ट, स्पर्मेथिका, जेनिटल चेंबर। स्पर्मेथिका एंड जेनिटल चेंबर, ये इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ओवरी जो होती है वो सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक होती है। सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट होगी ऐसे। तो ये सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में जो ओवरी होती हैं, इन ओवरी के अंदर दोनों लेटरल साइड में होंगी, ये भी एब्डोमिनल सेगमेंट में। दोनों ओवरी के अंदर भी खूब सारे जो है वो क्या बने होते हैं? पार्टीशंस जो है वो इसके अंदर बने होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो 7 to 8 पार्टीशन एक ओवरी के अंदर बनते हैं, जिनको क्या कहेंगे? ओवेरियोल्स कह देते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनमें ओवेरियोल्स होते हैं, जिनके अंदर oogenesis के थ्रू ओवम या एग प्रोडक्शन होता है। ये ओवम जो है वो ओविडक्ट के थ्रू किस में आते हैं? कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना में आएंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो ओविडक्ट, ओवरी से क्या आ रही है? ओविडक्ट आ रही है। ये ओविडक्ट दोनों तरफ से आने वाली ओविडक्ट है, वो आपस में कनेक्ट होके या ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेगी? एक कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना फॉर्म करती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ओविडक्ट फ्यूज होके जो है वो कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना फॉर्म करेंगी, और इस कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना के अंदर जो है वो क्या होती है? 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती हैं। क्लियर यहाँ तक? इसमें जो 1 पेयर स्पर्मेथिका होती है, ये अनइक्वल स्पर्मेथिका होती है, जिनके अंदर राइट स्पर्मेथिका लार्जर देन लेफ्ट स्पर्मेथिका। क्लियर यहाँ तक? तो ये लार्ज होगी, ये स्मॉल होगी, लेकिन दोनों एक ही ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर ओपन होती हैं, जिससे मेल जो है वो अपनी इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म्स को स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में इजैकुलेट करता है। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले जो है वो मेल से जो स्पर्म रिलीज होते हैं इसमें फीमेल में, वो कहाँ रिलीज होते हैं? इसकी स्पर्मेथिका के अंदर ही आएंगे। किस फॉर्म में? स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? ये इसकी स्पर्मेथिका, और उसके बाद जो है वो जेनिटल चेंबर। 7th and 9th सेगमेंट में जो है वो क्या होता है? इनमें जेनिटल चेंबर होते हैं। इन जेनिटल चेंबर के अंदर भी जो है वो क्या होते हैं? गोनेपोफाइसिस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? और जेनिटल चेंबर का एंड जो है वो फीमेल गोनोपोर के रूप में जो है वो बाहर ओपन होता है। क्लियर? इसमें आप देखें कि यहाँ ये स्पर्मेथिका जो है ये किसकी फॉर्म में बाहर ओपन हो रहा है? फीमेल गोनोपोर की फॉर्म में जो है वो ये बाहर ओपन होता है। क्लियर यहाँ तक? तो फीमेल गोनोपोर की फॉर्म में ये बाहर की तरफ जो ओपन हो रहा है, इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होती है? 1 पेयर कोलैटेरियल ग्लैंड जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्या होगी? 1 पेयर कोलैटेरियल ग्लैंड जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगी, जिनके अंदर राइट कोलैटेरियल ग्लैंड इज लॉन्गर एंड मोर ब्रांच्ड देन लेफ्ट कोलैटेरियल ग्लैंड। क्लियर यहाँ तक? ये राइट ग्लैंड आप देख रहे हो, एक तो ज़्यादा ब्रांच्ड है
और उसके साथ साथ जो है वो लॉन्गर देन लेफ्ट ब्रांच। क्लियर यहां तक? तो ये काम क्या होता है इसका, इसके अंदर जो कोलैटेरियल ग्लैंड है वो क्या फंक्शन करेगी, कोलैटेरियल ग्लैंड है वो इसमें डाईहाइड्रोक्सीफिनोल सिक्रीट करती है। इसका काम क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सीफिनोल सिक्रीट करती है, और ये डाईहाइड्रोक्सीफिनोल जो है वो क्या बनाएगा, ऊथिका फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहां तक? ये कोलैटेरियल ग्लैंड कहाँ होगी, ये इनके अंदर जो है वो कोलैटेरियल ग्लैंड है, और ये कोलैटेरियल ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रही है, डाईहाइड्रोक्सीफिनोल सिक्रीट कर रहा है। ये डाईहाइड्रोक्सीफिनोल सिक्रीट कर रहा है, और वो डाईहाइड्रोक्सीफिनोल जो है वो क्या कर रहा है, ऊथिका की फॉर्मेशन करेगा। ऊथिका इज ए पर्स लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन एग इनटू 2 चैम्बर्स और 2 रोज। क्लियर यहां तक? तो ऊथिका जो बन रही है इनके अंदर, ये रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो ऊथिका बना रही है। ऊथिका ऊपर से ओपन रहेंगी ऐसे, और नीचे से क्लोज रहती हैं, जिसके अंदर 2 रो जो है वो ऐसे बनी रहती हैं, उनके अंदर एग आके अरेंज होते हैं। जैसे अंडे की ट्रे होती है वैसे इनके अंदर जो है वो ऊथिका बनती है। इस ऊथिका के अंदर दोनों में 2 रो जो है वो इनके अंदर बनेंगी, जिसके अंदर एक ओवरी में बनने वाले एग सारे एक रो में आएंगे, दूसरी ओवरी में बनने वाले सारे एग दूसरी रो में आएंगे। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो दोनों रो के अंदर आके ये अरेंज हो जाते हैं, और उसके बाद जब पूरी तरीके से भर जाती है ऊथिका, एग पूरे आ जाते हैं, 14 to 16 एग आएंगे। कितने एग आएंगे, 14 to 16 एग जब ऊथिका के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद और कोलैटेरियल ग्लैंड के सिक्रीशन से ऊथिका बाहर से भी ऊपर से भी पैक हो जाती है और पूरी बंद हो जाती है। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो इसमें ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। क्लियर यहां तक? अब इसमें आप देखें फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में क्या बताएंगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है। क्लियर यहां तक? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसमें कैसे करेंगे फर्टिलाइजेशन, कि जब मैटिंग होती है मेल फीमेल कॉकरोच के बीच, मैटिंग के टाइम जो है, और मैटिंग के लिए जो है वो इनमें क्या होता है, फिरोमोन्स सिक्रीट होते हैं। क्लियर यहां तक? जब फिरोमोन्स सिक्रीट होते हैं, नर कॉकरोच से फिरोमोन सिक्रीट होंगे, ये फिरोमोन सिक्रीट होंगे, तो नर जिसमें मेल फीमेल कॉकरोच जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर यहां तक? फिरोमोन्स के कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर जो है वो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब इनमें मेल फीमेल के बीच मैटिंग होती है, उस टाइम मेल कॉकरोच अपनी इस इजैकुलेटरी डक्ट को इस गोनोपोर से कहां तक एंटर करवा देता है, इस गोनोपोर से स्पर्मेथिका तक इसको ये एंटर करवाता है। क्लियर यहां तक? स्पर्मेथिका तक एंटर करवाकर इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसके थ्रू किसमें कर देगा रिलीज, ये स्पर्मेथिका के अंदर पूरे स्पर्मेटोफोर को ही जो है वो एक बार के लिए इजैकुलेट कर देता है। तो सारा स्पर्मेटोफोर किसमें आ जाएगा, स्पर्मेथिका के अंदर आ जाता है। स्पर्मेथिका के अंदर तो क्या कलेक्ट है, स्पर्मेटोफोर कलेक्ट है, और इसके नीचे जिनाइटल चेंबर में क्या है, ऊथिका है। जिनाइटल चेंबर में क्या है, ऊथिका है, और ऊथिका के अंदर जो है वो एग 2 रो के अंदर जो है 2 लाइनों में जो है वो एग अरेंज है इसमें। क्लियर यहां तक? तो इसकी 2 लाइन में जो एग अरेंज है, तो स्पर्मेटोफोर है वो यहां से इनके अंदर जो है वो फिर आके स्पर्मेटोफोर से जो है वो स्पर्म्स आके ऊथिका के अंदर गिरेंगे। तो ऊथिका के अंदर क्या क्या आ गए, स्पर्म्स भी आ गए और एग भी आ गए। वो स्पर्म ऊथिका के अंदर इसको फर्टिलाइज कर देंगे एग को, और फर्टिलाइज करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऊथिका पूरी तरीके से पैक हो जाएंगी। खाली स्पर्मेटोफोर को ये इसमें से बाहर निकाल देंगे और ऊथिका पूरी पैक हो गई। इस ऊथिका को ये कैसी जगह पे, डैम्प एंड वार्म प्लेसेस पे जो है वो रख देंगे, जहाँ पे फीडिंग सोर्स जो है वो इनके आसपास हो। ऐसी जगह पर फीमेल कॉकरोच जो है वो उस ऊथिका को छोड़ देती हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो है वो निम्फ स्टेज में वो उससे बाहर आ जाते हैं। क्लियर यहां तक? निम्फ स्टेज में जब कॉकरोच ऊथिका से बाहर आ जाते हैं तो एक बार में कितने कॉकरोच आ जाएंगे,
14 to 16 कॉकरोच जो है या निम्फ एक बार में ऊथिका से बाहर आते हैं। क्लियर यहाँ तक? और ये क्या करेंगे, इससे बाहर आने के बाद में इन निम्फ में जो है वो पोरोमेटाबोलस टाइप का, पोरोमेटाबोलस टाइप की मेटामॉर्फोसिस होगी, कायांतरण होगा इसका, मेटामॉर्फोसिस। तो पोरोमेटाबोलस टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। इस पोरोमेटाबोलस टाइप की मेटामॉर्फोसिस में जो है वो क्या होगा, इस मेटामॉर्फोसिस में इनके अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसमें मोल्टिंग होगी। तो ग्रोथ के साथ साथ जो है वो इसमें मोल्टिंग होती रहती है, जिससे इसकी ऊपर की क्यूटिकल रिमूव होती रहती है और न्यू क्यूटिकल जो है वो उसके ऊपर बनती रहती है। क्लियर यहाँ तक? ऐसे इनमें 13 टाइम जो है वो इनमें मोल्टिंग होती है। तो 13 टाइम मोल्टिंग या एक्डाइसिस होती है, जिससे इसकी क्यूटिकल रिमूव होती रहती है और नई क्यूटिकल आती रहती है। जो लास्ट सेकंड मोल्टिंग होती है, यानी 12 टाइम जो मोल्टिंग होती है, लास्ट सेकंड मोल्टिंग, उसमें इनके अंदर विंग पैड आ जाते हैं। लास्ट सेकंड में जो है वो विंग पैड आ जाएंगे और उसके बाद जो 13 मोल्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इसमें इन विंग पैड से भी विंग्स इवोल्व हो जाते हैं और विंग्स के इवोल्व होने के बाद वो एक एडल्ट कॉकरोच में मॉडिफाइड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से इसमें पोरोमेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होगा। क्लियर यहाँ तक? ये सारा जो है वो आपके कॉकरोच का सारे सिस्टम हो गए, एनाटॉमी हो गई। क्लियर? ओके, बाय।